हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए फेज सेकंड का पार्ट 14 लेके। हम लोग 13 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ स्टैटिक मॉड्यूल के भी कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। अब काफ़ी ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसके पार्ट जो है जल्दी ही कंप्लीट कर दिए जाएँ। हालाँकि मैं पिछले कुछ समय से ऐसा कर नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि ऐसा हो जाए। इसके अलावा एक लोगों ने मैसेज किया था कि सर एडवर्टीज़मेंट बहुत आते हैं, तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं अपनी सारी वीडियोस पे 31 मई तक के लिए सारे एडवर्टीज़मेंट ऑफ़ कर दूंगा। तो अब मोनेटाइजेशन ऑफ है, 31 मई तक कोई भी एडवर्टीज़मेंट नहीं आएगा मेरी वीडियोस पे, आप लोग निश्चिंत रहिए। साथ ही साथ एक लोगों ने कमेंट किया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। बिल्कुल, उसको तो कंप्लीट करवाना ही है। और साथ ही साथ बैंकेबल प्रोजेक्ट के लिए भी मेरे को कहा गया था, तो नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँगा। देखिए 1000 क्वेश्चन जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे। नाबार्ड का एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, उसके बाद भी ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। खास बात मुझे ये पता चली कि मैंने कई सारी मिस्टेक्स की थी अपने पुराने वीडियोस में। एक आयुष सिंह है, उन्होंने कई सारी कमेंट्स की। लगभग टोटल जो है 7 से लेकर 8 मिस्टेक है मेरी पुरानी वीडियोस में। तो क्योंकि आप पता चल गई हैं, तो मुझे उनको करेक्ट ही करवाना है। मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी आपको कुछ गलत लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप सही होंगे तो वो मिस्टेक अगले वीडियो में अपने आप करेक्ट हो जाएगी। अगर मैं सही हुआ तो एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी लोग मिरर हैं मेरे लिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। हाँ, नाइस, थैंक्स, ये कमेंट भले ही मत करिए, लेकिन हाँ, अगर कोई गलती होती है, अगर आपको नोटिस होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि किसी और का भला हो जाएगा इसके लिए। और अगर नहीं कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं भी उसको नोट ना कर पाऊँ। हालांकि मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई गलती हो ही ना। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उद्यम मित्रा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने 2017 में माइक्रो एंड स्मॉल जो इंटरप्राइजेस थी उनमें क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उद्यम मित्रा पोर्टल लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं, और सिडबी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है कि वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन दे सकें। सिडबी ने कुछ गाइडलाइंस इसके लिए जारी किए हैं कि देखिए, उद्यम मित्रा पोर्टल के तहत अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो जितनी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उसको 10 लाख तक का, यानी 10 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक को कह दिया है कि जितनी भी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, सारी बैंकों को अपने नेट क्रेडिट यानी टोटल लोन का लगभग 7.5% इन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को देना है। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, 10 लाख तक का कोलेट्रल फ्री लोन और टोटल क्रेडिट का 7.5% स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस को देना पड़ेगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को। तो उद्यम मित्रा पोर्टल सिडबी की पहल है। इसमें पोर्टल पे जाके कोई भी बंदा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिडबी ने 2017 में लॉन्च किया था उद्यम मित्रा पोर्टल। सिडबी के विषय में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से लास्ट टाइम बता देता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछते हैं, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। बता दूं, सिडबी में लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग इसकी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है सिडबी में। कितनी है? 16.73%। और सिडबी के इस समय जो CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। तो आप ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। उद्यम मित्रा पोर्टल सिडबी की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप बताना है उजाला स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। तो उजाला स्कीम आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी जो हमारे ये बल्ब होते हैं नॉर्मल बल्ब, इनको LED बल्ब से एक्सचेंज करने के लिए उजाला स्कीम लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है उजाला। इसका फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED लाइट एमिटिंग डायोड फॉर ऑल। तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, ये है उजाला की फुल फॉर्म। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? EECL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किसका है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये। मैं बता दूं आपको, उजाला स्कीम ने रिसेंटली 5 जनवरी 2020 को 5 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब उजाला स्कीम 2015 में 5 जनवरी को लॉन्च की गई थी। पर्पज़ क्या था? टोटल 77 करोड़ LED को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये था इसका टारगेट। 77 करोड़ LED को डिस्ट्रीब्यूट करना कब तक? 2019 दिसंबर तक। तो आप ये याद रखिएगा। उजाला के विषय में खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन सब्सिडाइज्ड LED प्रोग्राम है। देखिए, सब्सिडी देके तो कई लोग बांट सकते हैं LED, लेकिन उजाला की खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट
नॉन सब्सिडाइज्ड एलईडी प्रोग्राम है। तो ये सारे फैक्ट उजाला स्कीम के इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत EECL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इसको लागू कर रहा है। और EECL की स्थापना कब हुई थी? 2009 में स्थापना हुई थी। 100% गवर्नमेंट ऑन कंपनी है ये EESL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में 2022 तक टोटल कितने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का टारगेट रखा गया है। तो जो हमारी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की, इसमें कहा गया है कि 2022 तक टोटल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाएगा। तो आप देखिएगा टोटल $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाएगा 2022 तक नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी में। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 6.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाएगा 2022 तक। जो हमारी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है 2018 की, इसने 2012 की पॉलिसी की जगह ली है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के जो कुछ टारगेट्स हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी की टारगेट्स की, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा टारगेट क्या है कि 2022 तक सभी जितने भी विलेजेस हैं उनको 50 Mbps की स्पीड प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ 40 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाएंगे, यानी रोजगार के नए साधन जनरेट किए जाएंगे 40 लाख। इसके अलावा कहा गया है कि 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को, देखिए ये 2020 है जो मैं इस बार बोल रहा हूँ, 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps और इसके आगे 2022 तक 2022 तक सभी ग्राम पंचायतों को 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो 2020 तक 1 Gbps की और 2022 तक 10 Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी सभी ग्राम पंचायतों को। और इसके पहले मैंने आपको बताया था सभी को, चाहे विलेज लेवल पे हो या नॉर्मल लेवल पे, सभी को 2022 तक 50 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करने का लक्ष्य है आपकी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में। इसके अलावा एक एम और गवर्नमेंट बनाया है, जो ICT डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक 2017 में कितनी थी? 134। गवर्नमेंट का टारगेट है कि ICT डेवलपमेंट इंडेक्स यानी ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक बिलो 50 लाना है अगले 2022 तक, यानी कि अगले 4-5 वर्षों में। तो आप इतना याद रखेंगे। और ये जो ICT डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो ITU इसको जारी करता है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो हम लोगों ने नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी डिस्कस कर ली। मेन जो फैक्ट थे इसके सारे हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगर आपसे पूछ लें कौन सी मिनिस्ट्री गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करती है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर यानी 25 दिसंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया। टोटल 10 सेक्टर्स में 50 पैरामीटर्स पर सभी स्टेट्स के गवर्नेंस को मापा गया है। बात करें कि स्टेट्स की क्या पोजीशन है इसमें, तो सभी स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपकी बिग स्टेट्स की कैटेगरी, इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। उसके बाद आती है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की कैटेगरी, उसमें जो है आपके नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स की कैटेगरी है सेकंड वाली, उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। लास्ट बचती है आपकी यूटीज़ की कैटेगरी, तो उसमें पौंडीचेरी या पुदुचेरी ने टॉप किया है। तो जो आपकी गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जिसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था, उसमें बिग स्टेट की कैटेगरी में तमिलनाडु ने टॉप किया है। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न या हिली रीजन्स हैं उसमें हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें पुदुचेरी ने टॉप किया है। तो आप याद रखेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना आपको बताना है फेज़ 1 में कितने स्टेट्स में लॉन्च की जाएगी। तो अटल भूजल योजना इसका अनाउंसमेंट PM मोदी जी ने किया था 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्मदिवस वाले दिन। टोटल 7 स्टेट्स में ये इंप्लीमेंट की जाएगी आपकी अटल भूजल योजना। आप इन्हें याद रखेंगे। ये 7 स्टेट ऐसा कहा जाता है कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं, यानी यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसका एक्स्ट्रा दोहन किया गया है। इन 7 स्टेट्स के 78 डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर कहें 8350 ग्राम पंचायत में ये अटल भूजल योजना लॉन्च की जाएगी। ये 7 स्टेट्स हैं कौन से? तो आपका यूपी हुआ, गुजरात हुआ, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये हैं आपके 7 स्टेट जहां पर अटल भूजल योजना लॉन्च की जाएगी। अटल भूजल योजना का जो फंडिंग का प्रोसेस है वो कैसे है? तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक 50-50 के रेशियो में टोटल 6000 करोड़ अलॉट करेगी इन 7 स्टेट्स को। तो यानी कि 3000 आपकी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगी और 3000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट एलोकेट करेगी। तो इस तरह से 6000 करोड़ की ये योजना है 50-50%, जिसमें आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगी। तो आप याद रखेंगे अटल भूजल स्कीम में प्राइमरी फोकस डिमांड साइड मैनेजमेंट पे होगा
और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो जो हमारे इंडिया की ग्राम पंचायत हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोवाइड करने के लिए। मैंने आपको फंडिंग प्रोवाइड कर ली। और मैं बता दूं, जो अटल भूजल योजना है इसमें जो भी पैसा दिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, वो सब कुछ एज अ ग्रांट दिया जाएगा। और ग्रांट क्या होता है आप सभी को पता है, वापस ना लेने के लिए जो पैसा दिया है उसे कहते हैं ग्रांट। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। SDG इंडिया के सेकेंड एडिशन को किस बॉडी ने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स के सेकेंड एडिशन को लॉन्च किया है। 2018 में फर्स्ट एडिशन भी लॉन्च किया था, उस समय इंडिया का स्कोर था 57। इस बार 2019 के SDG इंडिया इंडेक्स में इंडिया का कंपोजिट स्कोर बढ़ के हो गया है 60। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंडिया ने 3 पैरामीटर्स या 3 प्लेसेस की ग्रोथ दिखाई है इस बार के SDG इंडिया इंडेक्स में। बात करते हैं SDG इंडिया इंडेक्स की। लास्ट ईयर जो इंडेक्स जारी हुआ था 2018 में, उसमें टोटल 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को शामिल किया गया था। और इस बार वाले SDG इंडिया इंडेक्स में टोटल 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को शामिल किया गया है। जो आपका SDG 17 है, आपको पता ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल 17 है। उसमें जो 17वां है उसी को इस इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी को शामिल किया गया है। जो स्टेट वाइज रैंकिंग की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पे, उन सभी स्टेट में टॉप पे कौन है? तो केरल टॉप पे है, 70 के स्कोर के साथ केरल टॉप पे है, और 50 के स्कोर के साथ बिहार बिल्कुल बॉटम लेवल पर है। तो ये 2 स्टेट आपको याद रखने हैं। बात करें अगर ऑल ओवर इंडिया की, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि इंडिया ने कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, तो इंडिया ने ऑल ओवर SDG 6, जिसको क्या कहते हैं, जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG 6, उसमें इंडिया ने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है। मैं बता दूं आपको, जो SDG इंडिया इंडेक्स है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन इंडिया की बॉडी है और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ने भी पार्टिसिपेशन दिखाया है नीति आयोग के साथ। ऐसा ही नहीं है कि नीति आयोग ने सिर्फ प्रिपेयर कर दिया, और जितने भी स्टेट हैं उन सभी को SDG इंडिया इंडेक्स में 4 पैरामीटर्स में बांटा गया है या 4 क्राइटेरिया में डिवाइस किया गया है। कुछ स्टेट हैं एस्पिरेशनल स्टेट्स, दूसरे हैं परफॉर्मर स्टेट, तीसरे हैं आपके फ्रंट रनर स्टेट, और चौथे हैं अचीवर स्टेट। देखिए अचीवर इस समय कोई भी स्टेट नहीं है, क्योंकि अचीवर स्टेट होने के लिए सभी को 100 का स्कोर अचीव करना पड़ेगा। हालांकि फ्रंट रनर हमारे स्टेट बहुत सारे हैं, जिसमें केरल ने टॉप भी कर दिया, आपको पता ही होगा। बॉटम पे कौन है? बिहार, मैंने अभी आपको बताया। अगर बात करें, राजीव कुमार ने जब SDG इंडिया इंडेक्स को लॉन्च किया, उसी के साथ राजीव कुमार ने जो ये हमारा 2020 से 2030 का दशक चल रहा है, उसको नाम दिया है डिकेड ऑफ एक्शन। तो आप इतना याद रखेंगे। बात करते हैं नीति आयोग, जिसने ये SDG इंडिया इंडेक्स लॉन्च किया। आप सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग की जगह पर। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जैसे प्लानिंग कमीशन के होते थे। वाइस चेयरमैन इसके कौन है? राजीव कुमार, जिन्होंने SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च की। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत जी। कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो SDG इंडेक्स हैं उनको हमारे इंडिया में लागू करने के लिए कौन सी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो वो नीति आयोग ही है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। देखिए इस बार टोटल 153 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई, जिसमें इंडिया की रैंक क्या थी? 112, यानी 112वीं रैंक थी इंडिया की। तो आप इतना रखेंगे, इस बार जो है ग्लोबल जेंडर गैप 2020 जारी किया गया था। देखिए ये नेक्स्ट ईयर के लिए जारी किया था, इसलिए 2020 जारी किया गया था। मैंने आपको इंडिया की रैंक बता दी। लास्ट टाइम जो आपका 2019 जारी हुआ था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 108। तो इसका मतलब इंडिया को 4 प्लेसेस का डिक्रीज़ हुआ है। फर्स्ट टाइम जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया था 2006 में जारी किया गया था, उस समय इंडिया की रैंक 98 थी। तो इन तीनों वर्षों के लिए या फिर तीनों जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हैं उनमें आप इंडिया की रैंक जरूर याद रखेंगे। जो लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक 112 है, यानी 112वीं है। लास्ट वाली में 108वीं थी। अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो आपकी नॉर्वे टॉप पे है, सेकंड फिनलैंड है, और थर्ड है आपकी कौन सी, सॉरी गलत मैं बोल गया, आपकी आइसलैंड टॉप पे है, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड है फिनलैंड। तो इस तरह से आप रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में आपकी आइसलैंड टॉप पे है, नॉर्वे और फिनलैंड सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। पिछली बार भी आइसलैंड ही टॉप पे था। बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार कैसे होती है, तो इसमें टोटल 4 डायमेंशन की स्टडी की जाती है किसी भी कंट्री की। पहला क्या होता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी वुमेंस के लिए। दूसरा क्या होता है? एजुकेशनल अटेनमेंट होती है दूसरी वैल्यू। तीसरी क्या होती है? हेल्थ एंड सर्वाइवल। और चौथी क्या होती है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये 4 पैरामीटर्स पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार की जाती है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तैयार किया जाता है। इंडिया की रैंक किस में सबसे ज़्यादा खराब है?
तो इंडिया की रैंक हेल्थ एंड सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा खराब है, इसमें इंडिया की रैंक है 150। और इंडिया की सबसे बेहतर रैंक इसमें है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये है इंडिया की रैंक सबसे अच्छी है, इसमें 18th रैंक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर सबका एवरेज निकाला जाएगा तो इंडिया की रैंक इस बार कितनी है, 112। देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है जो 2019 में जारी की गई है, उसको भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 ही नाम दिया गया था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर को देखते हुए जारी की जाती हैं, इसलिए उनके आगे आने वाले ईयर को ही यूज़ किया जाता है। इसलिए मैंने कहा आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। जब एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, तो आप देखिएगा 108 थी। हालांकि एग्जाम में जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो इतने तो नॉलेजफुल रहते हैं कि उनको पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है रिसेंटली पोषण अभियान में जो लास्ट 3 ईयर में फंडिंग प्रोवाइड की गई थी, आपको बताना है कितने फ़ंड को यूज़ किया गया था। तो ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि टोटल फंड जो प्रोवाइड किया गया था पोषण अभियान के अंतर्गत, उस टोटल फंड का मात्र 30% ही यूज़ हुआ है। सॉरी, हाँ, टोटल जो फंड प्रोवाइड किया गया था पोषण अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में मात्र 30% ही यूज़ हुआ है सभी राज्यों के द्वारा। अगर स्पेसिफिक वैल्यू लें तो 29.97% ही टोटल फंडिंग यूज़ की गई है जो राज्यों को प्रदान की गई थी पोषण अभियान के तहत। इसमें मैक्सिमम फंडिंग किस स्टेट ने यूज़ की है, तो मिजोरम ने यूज़ की है मैक्सिमम फंडिंग। 65% टोटल जो फंडिंग प्रोवाइड की गई थी पोषण अभियान के तहत पिछले 3 वर्षों में, उसका 65% मिजोरम ने यूज़ किया। और सबसे ख़राब किसकी स्थिति रही है, तो पंजाब ने मात्र 0.45% ही फंड यूज़ किए हैं पोषण अभियान के अंतर्गत। तो आप ये याद रखिएगा 30% टोटल जो फंडिंग प्रोवाइड की गई थी उसका 30% ही यूज़ किया गया है पिछले 3 वर्षों में। बात करते हैं पोषण अभियान की, तो यहाँ पे पोषण लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, PM यानी प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो आप ये देखिएगा नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है नोडल मिनिस्ट्री। अगर बात करें पोषण अभियान की, तो देखिए 8 मार्च जब आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान लॉन्च किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। कहाँ पे, राजस्थान के झुंझुनू में। 3 वर्ष के लिए इसमें टोटल बजट एलोकेट किया गया था 9046 करोड़ रुपए, 9046 करोड़ रुपए। देखिए ये स्कीम 2017 से लेके 2020 तक थी, हालांकि इसको अब बढ़ा दिया जाएगा हमेशा की तरह। अगर बढ़ाया जाएगा तो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो मैंने बजट बता दिया आपको और ये बता दिया स्कीम कब तक थी। बता दूँ टोटल बजट जो इसमें दिया गया था 9046 करोड़, इसमें 50% हमारे वर्ल्ड बैंक ने प्रदान किया था और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% बजटरी सपोर्ट प्रदान किया था। अगर राज्यों के द्वारा हिस्सेदारी देखी जाए कि स्टेट और सेंट्रल का क्या रेशियो होता है, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें राज्यों के साथ नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40 का रेशियो रहता है और जो हिली स्टेट होते हैं या विशेष स्टेट होते हैं उनके 90-10 का रेशियो रहता है पोषण अभियान में। और बाकी आपको पता ही है जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ के लिए 100% हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करती है। पोषण अभियान में अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो देखिए टारगेट्स तो कई तरह के हैं, लेकिन एक टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 0 to 6 ईयर के जो चाइल्ड हैं उनमें स्टंटिंग को वर्तमान में है 38.4% स्टंटिंग है हमारे इंडिया में, उसको अगले 3 वर्षों में घटाकर करना था 25%। ये आपसे पूछ सकते हैं इंडिया में जो पोषण अभियान है उसके तहत टारगेट क्या था, 0 to 6 ईयर जो चाइल्ड होते हैं उनमें स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% करना था। स्टंटिंग कहते क्या है, किसे कहते हैं स्टंटिंग, स्टंटिंग कहते हैं एज की अपेक्षा कम लंबाई, इसको कहते हैं स्टंटिंग। और वेस्टिंग किसको कहते हैं, लंबाई की अपेक्षा कम वेट, इसको कहते हैं वेस्टिंग। इसके अलावा पोषण अभियान में 4 टारगेट थे टोटल, स्टंटिंग को मिलाते हुए 4 टारगेट थे, उन सभी के विषय में आपको बता दूं। देखिए स्टंटिंग हो गया पहला, दूसरा हो गया वेस्टिंग, तीसरा हो गया एनीमिया और चौथा लो बर्थ वेट, ये हो गया चौथा। देखिए 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष, मैं प्रत्येक वर्ष के लिए बता दूँगा, आप याद रखिएगा, स्टंटिंग को 2%, वेस्टिंग को 2%, अनीमिया को 3% और लो बर्थ वेट को 2% के हिसाब से डिक्रीज़ करना था अगले 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष। तो अगले 3 वर्ष में ये कितना घट जाएगा, 6% घट जाएगा। ये कितना कम हो जाएगा, 6% कम हो जाएगा। एनीमिया कितना कम हो जाएगा, तो 9% कम हो जाएगा। और जो आपका लो बर्थ वेट है वो भी 6% हो जाएगा। तो अगले 3 वर्षों में रिड्यूस करना था, सिर्फ एनीमिया पर ईयर 3% के हिसाब से था, बाकी 2% के हिसाब से थे। तो ये चारों टारगेट थे आपके पोषण अभियान में, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अनीमिया और लो बर्थ वेट। इन तीनों को प्रत्येक वर्ष 2% के हिसाब से कम करना था। और स्टंटिंग के लिए मैंने आपको अलग से बता ही दिया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा स्टंटिंग के लिए मैं गलत बता दिया आपको। ये जो आपका बाकी मैंने चारों बताए हैं वो आप याद रखिएगा। स्टंटिंग के लिए जो 2020 तक नहीं था वो 2022 तक था।
38.4% से घटा के स्टंटिंग को 25% करना था। ये था 2022 तक के लिए, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अच्छी बात है, गलती मुझे यहीं पे पकड़ में आ गई। 0 to 6 ईयर के जो चाइल्ड थे उनमें स्टंटिंग को 38.4 से घटा के 25% तक लाना था 2022 तक। बाकी 3 वर्षों के लिए ही टारगेट है उन सभी का, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन परिवार विकास। आपको बताना है कितने डिस्ट्रिक्ट्स में, ये हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि मिशन परिवार विकास उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा जहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है। तो टोटल 145 डिस्ट्रिक्ट में मिशन परिवार विकास हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसको लॉन्च किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च किया है। आपको पता है टोटल ये जो आपके 145 डिस्ट्रिक्ट हैं ये टोटल 7 स्टेट से बिलोंग करते हैं। वो 7 स्टेट कौन से हैं? यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। ऐसा कहा जा रहा है कि इन 7 राज्यों में हमारे इंडिया की 44% पॉपुलेशन रहती है। मिशन परिवार विकास का टारगेट क्या है? देखिए टारगेट है इसका 2025 तक, 2025 तक इन सभी डिस्ट्रिक्ट का जो फर्टिलिटी रेट है उसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट तक लाना। और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? 2.1%। इस समय इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.2%। तो अगर एवरेज देखें हम ऑल ओवर इंडिया की नज़र से तो इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से 0.1 ही ऊपर है। तो रिसेंटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने 145 डिस्ट्रिक्ट के लिए मिशन परिवार विकास लॉन्च किया है 7 स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई? तो पहली बार रिफ्यूजी पर किसी फोरम की अध्यक्षता हुई या बैठक हुई है, मैं बता दूं आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? तो UNSCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज़, इसने ऑर्गेनाइज किया। और सहयोग किसने किया? स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने इसमें सहयोग किया। टोटल यूनाइटेड नेशन मेंबर जितने भी हैं 193 मेंबर हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं, उन सभी ने इस बैठक में पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड में फर्स्ट ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम ऑर्गेनाइज हुई थी जिनेवा में, उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो रिफ्यूजीज़ हुए, जो अभी याद होगा आपको अमेरिका में कुछ लोग मैक्सिको से जा रहे थे दीवार फांद के, उनके राइट्स कैसे होते हैं और उनके राइट्स को कैसे सिक्योर किया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ। टोटल 6 एरियाज़ पर डिस्कशन हुआ, 6 एरियाज़ पर फोकस किया गया इसमें। और ये भी कहा गया कि अब अगले 4 वर्षों में एक बार मिनिस्टर लेवल की रिफ्यूजी फोरम को ऑर्गेनाइज जरूर किया जाएगा। ये 6 एरियाज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई बैठक वर्ल्ड में हुई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहली बार ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई और किसने ऑर्गेनाइज़ किया। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, तो जी हाँ इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। और अब हर 4 वर्ष पे ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की बैठक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 किस बॉडी के द्वारा जारी किया गया? तो रिसेंटली जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया। इसमें बताया गया है कि इंडिया वर्ल्ड में मोस्टली क्लाइमेट से अफेक्ट होने वाली कंट्रीज़ में 5th प्लेस पे है। तो वर्ल्ड में इंडिया क्लाइमेट से अफेक्ट होने वाली कंट्रीज़ में 5th प्लेस पे है। टॉप कंट्री कौन सी है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से अफेक्ट होगी? वो जापान है टॉप कंट्री, और सेकंड नंबर पे आपका फिलीपींस है। तो जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने की कंट्री जापान है, सेकंड नंबर पे फिलीपींस है, और इंडिया की पोजीशन इसमें बताई गई है 5th प्लेस पे है। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किसने किया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जारी किया है आपके जर्मन वॉच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, आपको बताना है रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो रिसेंटली इंडिया ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? देखिए ये एक तरह का म्यूचुअल फंड टाइप का होता है। इसका मतलब सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होगा। देखिए इसको एक सिंपल भाषा में मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि हर कंपनी के अपने अपने शेयर होते हैं, उनकी मार्केट में वैल्यू प्लस या माइनस होती रहती है शेयर मार्केट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि सर्टेन कंपनीज़ को उसने सेलेक्ट कर लिया और कहा कि आप सभी लोग अपने इतने % शेयर हमें दे दीजिए और उनकी एक हम बास्केट बना लेंगे, उन सारे शेयर को इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, एक कुमुलेटिव यानी अगर उतार चढ़ाव होगा शेयर में तो काफ़ी कम नुकसान होगा उन लोगों को जो इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उन सभी कंपनीज़ की एक बास्केट के रूप में कार्य करेगा। तो इंडिया का पहला कॉर्पोरेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कौन हो गया? भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कुछ जान लेते हैं इसके विषय में। मैं बता दूं आपको, जो भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इनिशियल प्राइस रखा है 1000 पर यूनिट, यानी एक शेयर एक ETF का प्राइस रखा है 1000 पर यूनिट। कोई भी बंदा अपने डीमैट अकाउंट से बाइंग और सेलिंग कर सकता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यूनिट की। आप इतना देखिएगा। मैं बता दूं आपको, इसका मैच्योरिटी पीरियड 2 सीरीज़ लॉन्च की गई हैं इसके मैच्योरिटी पीरियड के लिए। एक 2023 सीरीज़ है जो 3 वर्षों के लिए है,
और एक है 2030 सीरीज़, दो जो 10 वर्षों के लिए है। तो भारत जो बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसकी मेच्योरिटी पीरियड दो तरह की है, एक 3 वर्षों के लिए है जिसका नाम है 2023 सीरीज़, और जो 10 वर्षों के लिए मेच्योरिटी पीरियड सीरीज़ है उसका नाम है 2030 सीरीज़, आप इन्हें रखिएगा। और जो भारत बॉन्ड है उसको मैनेज कौन कर रहा है, तो ईडलवीज़ करके एक फर्म है, वो भारत बॉन्ड को मैनेज करेगी और इसके लिए वो 0.0005% कमीशन भी लेगी, आप इन्हें रखिएगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ही शेयर को भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अलाउ किया है। फ्यूचर में प्लानिंग है कि प्राइवेट कंपनी के भी शेयर को इस ETF में शामिल किया जाएगा। आपके दिमाग में आता होगा कि PSU होता क्या है। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें PSU की परिभाषा ये दी है कि कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 51% या उससे ऊपर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसकी शेयर होल्डिंग अगर 51% या उससे ऊपर है तो उसको कहते हैं PSU। तो आप ये सब याद रखिएगा। भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सीड एक्ट आपको पता है किस वर्ष में पास हुआ था। इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 सीड एक्ट अमेंडमेंट बिल लेके आई है 2019, इसलिए ये चर्चा में है। तो इंडिया में सीड एक्ट पास हुआ था 1966 में। देखिए सीड एक्ट ये परिभाषित करता है कि कौन से सीड को किसानों को दिया है कि वो अपनी फसल के लिए उसको बोया या बोने में यूज़ कर सकें। तो सीड एक्ट में कहा गया है कि 3 वर्ष तक 3 ईयर्स तक इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर कल्टीवेशन का ट्रायल किया जाएगा किसी भी सीड को अप्रूव करने से पहले। यानी आपका सीड बन गया, लैब में बन गया या फिर आपने कैसे भी उसको बनाया, अब उसको 3 वर्ष तक इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में उसका कल्टीवेशन किया जाएगा। अगर उसका रिजल्ट सही आया तभी किसी सीड को सीड एक्ट के तहत नोटिफाई किया जाएगा और उसी सीड को मार्केट में सेल करने की परमिशन है जिसको सीड एक्ट के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है सीड के लिए और उसी सीड की परमिशन होती है। अब सीड एक्ट में संशोधन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं ये मिसयूज़ कर रही हैं, वो सीड एक्ट को फॉलो ही नहीं कर रही हैं। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया 3 वर्ष तक कल्टीवेशन किया जाता है, उसके बाद ही किसी सीड को अप्रूव किया जा रहा है। प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, रातों रात वो कोई सीड डेवलप कर लेती हैं और कुछ भी उल्टा सीधा एडवर्टीजमेंट देके उनको मार्केट में बेच रही हैं। उनको रोकने के लिए और किसानों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो सीड एक्ट में संशोधन करेगी। आपको याद होगा ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था 1960 के दौरान, उसी दौरान 1966 में आपका सीड एक्ट पास हुआ था। तो देखिए सीड एक्ट जैसे ही कुछ पास हो जाता है या फिर कुछ बता देते हैं या उसके विषय में जानकारी मिलती है तो मैं आपको नए सिरे से कवर करवा दूंगा। अभी हमें ये जानना जरूरी था कि सीड एक्ट कब पास हुआ था और कितने वर्ष तक अगर उसमें ट्रायल हो जाए किसी सीड का तो अनुमति मिलती है। देखिए उन्हीं सीड को किसान यूज़ करने की अनुमति है इसमें सीड एक्ट में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करे, ऐसे नहीं किसी भी सीड को यूज़ करने की अनुमति है। देखते हैं ना क्वेश्चन हम। आपको बताना है कौन सा इंडियन स्टेट पिजन पी और ओनियन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो मैं बता दूँ पिजन पी और ओनियन दोनों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका महाराष्ट्र। MP हमारा पल्सेस का और सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे। मैंने आपको बता दिया पिजन पी और ओनियन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, महाराष्ट्र, जबकि सोयाबीन का और दालों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, MP। बात करते हैं कि जो आपका ओनियन है, आपको ये याद रखना चाहिए कि 60% ओनियन का प्रोडक्शन रबी सीज़न में ही हो जाता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ओनियन की क्रॉप है वो टोटली रबी की क्रॉप नहीं है, ये खरीफ में भी उगाई जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन ओनियन का कौन करता है, तो चीन ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनियन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पे भारत है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ओनियन के उत्पादन पे इंडिया सेकंड नंबर पे है। उसके अलावा आपने पाम ऑयल इस समय सुना होगा कि इंडिया ने मलेशिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है पाम ऑयल। इसके अलावा नेपाल से और बांग्लादेश से भी इंडिया ने रिसेंटली बंद कर दिया है पाम ऑयल का इंपोर्ट। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का इंडोनेशिया। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, इसलिए आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं था। भारत अपनी ऑयल जितनी भी ऑयल डिमांड है उसका 60 से 70% इंपोर्ट करता है। हमारे यहाँ इतना ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आप देखिएगा मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन पाम ऑयल का कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट कौन करता है लार्जेस्ट पाम ऑयल, तो इंडोनेशिया करता है, और इंपोर्टर कौन है, इंडिया है। तो हमने पल्सेस के विषय में डिस्कस कर लिया, ऑनियन के विषय में डिस्कस कर लिया, पाम ऑयल के विषय में डिस्कस कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है, रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें कहा गया था कि आपको बताना है, वो क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, पिछले 5 वर्षों में इंडिया में पल्सेस का एवरेज प्रोडक्शन ग्रोथ रेट कितना रहा। 2014 से लेके 19 के बीच में इंडिया में पल्सेस प्रोडक्शन का एवरेज ग्रोथ रेट कितना रहा। तो प्रत्येक वर्ष पल्सेस प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट रहा है 11.21%। आप ये नोट कर सकते हैं, मैं बता दूं आपको, एक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया था कि इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन जहां 2009
और 14 के बीच में एवरेज पल्सेस प्रोडक्शन पर ईयर 5.66% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा था। वहीं 2014 से लेकर 19 के बीच में एवरेज पल्सेस प्रोडक्शन ने 11.21% के हिसाब से ग्रोथ किया। आपको पता ही है पिछले कुछ वर्षों से इंडिया जो है पल्सेस प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है। थोड़ा अगर अभी तो परसेंटेज वाइज हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं वैल्यू वाइज। देखिए जो 5 ईयर का एवरेज पल्सेस प्रोडक्शन है इंडिया में पर ईयर 20.26 मिलियन टन है पर ईयर पल्सेस का प्रोडक्शन, एवरेज पल्सेस का प्रोडक्शन। और इस वाले जो 2019-20 है इसके लिए एक्सपेक्ट कितना किया गया है कि कितना पल्सेस प्रोडक्शन होगा इंडिया में, तो एक्सपेक्ट किया गया है 23.02 मिलियन टन। ये इस बार का एक्सपेक्टेशन है इंडिया में पल्सेस प्रोडक्शन का। अगर ऐसे ही रहा तो इंडिया कुछ समय में पल्सेस प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, तो आप इतना याद रखिएगा। इसके अलावा बता दूं आपको, इंडिया वर्ल्ड में राइस ब्रेन ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि राइस का इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो हमारे यहाँ राइस बच जाता है, उससे हम राइस ब्रेन ऑयल बना रहे हैं। तो इस बार इंडिया ने टोटल 9,50,000 टन का राइस ब्रेन ऑयल एक्सपोर्ट किया था, तो आप याद रखिएगा। और राइस प्रोडक्शन है उसमें इंडिया किससे पीछे है, तो राइस प्रोडक्शन में इंडिया चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है। हालांकि एक्सपोर्ट इंडिया करता है राइस का सबसे ज़्यादा, आप ये जरूर याद रखिएगा। तो राइस ब्रेन ऑयल में और बाकी सारे जो हमने डिस्कस किए हैं वो आप देख लीजिएगा। कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार वीडियो और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है रिसेंटली IUFRO ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके हिसाब से बताना है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलीगल टिम्बर वुड का इंपोर्टर कौन सी कंट्री है। तो चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है इलीगल टिम्बर वुड का। रिसेंटली IUFRO यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा गया है कि चीन वर्ल्ड में इलीगल टिम्बर वुड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, वियतनाम। और इंडिया के विषय में आप याद रखिएगा, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इलीगल टिम्बर वुड का। बात करते हैं IUFRO की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, एक्चुअली नॉन प्रॉफिट NGO है, हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, इन्होंने बताया इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट टिम्बर वुड का इलीगल इंपोर्टर है, तो आप इतना रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड बॉम्बिंग इनिशिएटिव किस भारतीय स्टेट में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली मैं बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिटी फॉरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली सीड बॉम्बिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है, हेलीकॉप्टर से सीड यानी बीजों का छिड़काव कर देते हैं और कम्युनिटी फॉरेस्ट को इससे बढ़ावा दिया जाता है ट्राइबल एरियाज़ में। तो सीड बॉम्बिंग इनिशिएटिव अभी रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट पे लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो में बताया था छत्तीसगढ़ में एक और योजना लॉन्च हुई थी, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो याद नहीं, क्योंकि कई दिनों से तबीयत खराब थी तो मैं भूल गया हूँ। आने वाली वीडियोज़ में हम एक बार फिर से उसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको बताना है रिसेंटली HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 रिपोर्ट लॉन्च की गई है, जारी की गई है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इंडिया की रैंक HDI 2019 में कितनी है, तो HDI 2019 में इंडिया की रैंक है 129। इसके पहले इंडिया की रैंक थी 130, तो एक यानी 1 प्लेस की ग्रोथ दिखाई इंडिया ने HDI इंडेक्स 2019 में। इसको लॉन्च कौन करता है या जारी कौन करता है, तो UNDP इसको जारी करता है। टोटल 189 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 129 है, अपना याद रखिएगा। जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए ये 4 पैरामीटर पे रेडी किया जाता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर हेल्थ, ये पहला पैरामीटर है। देखिए इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69 ईयर है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो आपका नेशनल हेल्थ प्रोफाइल था उसमें इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, 68.7 ईयर्स। तो लगभग सेम ही है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप याद रखिएगा 69 ईयर है। उसके अलावा जो HDI इंडेक्स है उसमें सेकंड नंबर पे क्या आता है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये है उसका सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर क्या है, मीन ऑफ ईयर ऑफ स्कूल फॉर एजुकेशन, ये है उसका थर्ड पैरामीटर। और फोर्थ पैरामीटर है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये 4 पैरामीटर से बनती है आपकी HDI रिपोर्ट। HDI रिपोर्ट कभी आपसे पूछ लें, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ये किसका इनिशिएटिव है, तो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, और इंडिया के कौन इकोनॉमिस्ट थे, अमृत सेन। उन दोनों लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था HDI इंडेक्स को। तो इस बार इंडिया की रैंक 189 कंट्रीज़ में टोटल कितनी है, 129 है। आपने याद रखिएगा, लास्ट ईयर से एक प्लेस इंडिया ऊपर आया है। HDI इंडेक्स में 2 बातें की गई हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहा गया है कि इंडिया ने एब्सोल्यूट पॉवर्टी को काफ़ी हद तक कम किया है। टोटल पिछले 10 वर्षों में, यानी 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में इंडिया ने 271 मिलियन यानी लगभग 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर
उठाया है, यानी गरीबी से बाहर निकाला है। हालांकि ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी भी इंडिया में वर्ल्ड का 28% गरीब लोग रहते हैं, यानी अभी भी इंडिया में वर्ल्ड के 28% गरीब लोग रहते हैं। अगर इनको जनसंख्या में कन्वर्ट करें तो होता है 364 मिलियन लोग, यानी 36.40 करोड़। इस तरह से आप देख सकते हैं 36 करोड़ 40 लाख लोग इंडिया में अभी भी गरीब हैं, तो इनको भी गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, आप देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना भूल गया हूँ कि एच डी आई इंडेक्स में टॉप रैंकिंग इसकी है। तो टॉप है आपका नॉर्वे, सेकंड नंबर पे आपका आता है स्विट्ज़रलैंड और थर्ड नंबर पे आपका आयरलैंड है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड, एच इंडेक्स में। और एच इंडेक्स को जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बताना है किसने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जारी किया था। तो रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है? रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन जारी किया था। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का लक्ष्य क्या है? 2022 यानी 2022 तक विलेज लेवल पर सभी को ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोवाइड करना, ये है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का लक्ष्य। इसके अंतर्गत टोटल 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। एक तरह से ये भी कह सकते हैं टोटल 7 लाख करोड़ का यूओएफ या यूओएफ कहा जाता है इसको, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड। टोटल 7 लाख करोड़ का यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड स्थापित किया जाएगा। और कहा गया है कि 30 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे इंडिया में। तो आप देख सकते हैं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के ये सारे टारगेट हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2024 यानी 2024 तक टावर डेंसिटी यानी जो मोबाइल टावर होते हैं उनकी डेंसिटी इंडिया में वर्तमान में कितनी है? 0.42 पर 1000 पॉपुलेशन पर। इसको 2024 तक बढ़ाकर 1 पर 1000 पॉपुलेशन किया जाएगा। तो ये 3 फैक्ट हमारे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन से रिलेटेड थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य शक्ति किसान स्कीम, ये किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट ने अपने किसानों को सोलर पैनल प्रोवाइड करने के लिए, देखिए जो वहाँ पे सोलर पंप यानी कि सिंचाई के लिए अभी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो अब गुजरात गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इनको सोलर पंप प्रोवाइड किया है। आपको याद होगा मैंने आपको कुसुम स्कीम पढ़ाई थी, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें भी किसानों को सोलर पंप प्रोवाइड किए जा रहे थे। उसी के आधार पर ये स्कीम लॉन्च की गई है, सूर्य शक्ति किसान स्कीम। ये गुजरात सरकार ने लॉन्च की अपने किसानों को सोलर पंप प्रोवाइड करने के लिए। टोटल 900 करोड़ की ये स्कीम है। इसके तौर पर अभी स्टार्टिंग में 7 वर्ष के लिए स्कीम लॉन्च की है। किसानों को सोलर पंप यूज़ करने के लिए इंस्पायर किया जाएगा इसमें, और सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप याद रखिएगा कुसुम स्कीम और सूर्य शक्ति किसान स्कीम दोनों जो है सोलर पंप से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% कोटा प्रोवाइड किया है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया है? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 103 यानी 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। तो हमेशा की तरह रिजर्वेशन देते रहो और लोगों को बरगलाते रहो, कहने का मतलब ये है। जो ये आपका 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके द्वारा संविधान के 2 आर्टिकल में संशोधन किया गया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 हमारा एजुकेशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है, इसमें सब सेक्शन 6 ऐड किया गया है। इसी के साथ जो हमारा आर्टिकल 16 है वो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से रिलेटेड है, उसमें भी सब सेक्शन 6 ऐड किया गया है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही सारे फैक्ट पूछे जाएंगे। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया गया कि हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन इंक्लूड किया गया है, तो आर्टिकल 368 हमारे संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और किसी को अगर बुरा लगा हो रिजर्वेशन के विषय में मैंने बात की तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत कितनी जोनल काउंसिल स्थापित की गई थी? तो हमारे इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत टोटल 5 जोनल काउंसिल स्थापित की गई थी। इन सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे देखिएगा। इसके अलावा एक जोनल काउंसिल और स्थापित की गई थी, वो 1971 में स्थापित की थी। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए 6वीं यानी 6 नंबर की जोनल काउंसिल स्थापित की गई थी। अभी तक उसके चेयरपर्सन कौन होते थे? जो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो इसका अध्यक्ष होता था नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल का। लेकिन रिसेंटली संसद ने संशोधन कर दिया, अब जितनी भी 6 जोनल काउंसिल हैं, 5 आपकी बनाई गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत और 6वीं आपकी बनाई गई थी 1971 में। इन सभी के अध्यक्ष हमारे होम मिनिस्टर ही होते हैं, आप इतना याद रखिएगा। तो जोनल काउंसिल की हमने बात कर ली, कौन से एक्ट के द्वारा कौन सी जोनल काउंसिल बनाई गई है आपको इतना याद रखना है। और अब वर्तमान में सभी जोनल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है
कौन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है प्रत्येक वर्ष? तो प्रत्येक वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पर स्थित एक एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये प्रत्येक वर्ष करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। भारत 2 अंकों की गिरावट के साथ इस बार 80th यानी 80वें पायदान पे पहुंच गया है। यानी कि 2018 में कौन सी रैंक थी इंडिया की? 78 थी। तो आप देख रहे हैं करप्शन में इंडिया जो है, यानी कि इंडिया में करप्शन बढ़ रहा है। इस बार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 80th, 80 है, आपने याद रखिएगा। और कितने कंट्रीज़ में से? टोटल 180 कंट्रीज़ में से इंडिया की ये रैंक है। लास्ट ईयर 78 थी, आपने याद रखिएगा। बात करें टॉप कंट्रीज़ कौन सी हैं करप्शन के मामले में, तो देखिए टॉप कंट्रीज़ करप्शन के मामले में ये नहीं कि वहाँ पे करप्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम करप्शन है वहाँ पे। डेनमार्क टॉप पे है और न्यूजीलैंड टॉप पे है। ये दोनों कंबाइंड जो है फर्स्ट प्लेस सिक्योर करती हैं। इनका स्कोर है 87 स्कोर के साथ ये फर्स्ट प्लेस सिक्योर करती हैं। और सेकंड नंबर पे कौन हो जाएगी आपकी? सेकंड नंबर पे आपकी फिनलैंड होगी। तो इंडिया की रैंक है 80th यानी 80वीं। तो इंडिया का स्कोर कितना हो जाएगा? इंडिया का स्कोर है 41। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड का स्कोर है 87, ये फर्स्ट प्लेस पे है। सेकंड नंबर पे आपकी फिनलैंड है। इंडिया का रैंक है 80th और इसका स्कोर है 41। मैं बता दूं आपको, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो दावोस समिट हुई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था, उसी बैठक में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया था हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको बताना है, रिसेंटली हमारे फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि मिनिमम कितने टर्नओवर तक की कंपनी को 1 जून 2020 तक रुपए और UPI पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो रिसेंटली हमारे फिनांस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली सभी कंपनीज़ को 1 जून 2020 से रुपए और UPI पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आपको पता है गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि रुपए और UPI से पे करने पर आपको MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस नहीं वसूले जाएंगे। तो अब कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 1 जून 2020 से जितनी 50 करोड़ या उससे ऊपर की कंपनीज़ हैं उन सभी को रुपए और UPI पेमेंट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। देखिए रुपए इंडिया का है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मार्च 2012 में रुपए को लॉन्च किया था। इसका टैग कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी टैग लाइन क्या है रुपए की, तो 1 लाइफ 1 रुपए, ये इसकी है आपकी टैग लाइन। इसके अलावा बता दूँ, रुपए तो डेबिट कार्ड लॉन्च कर ही दिया था मार्च 2012 में। 2017 में रुपए क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च हो गया है, कई सारी बैंकों ने लॉन्च कर दिया है, हालांकि अभी SBI ने लॉन्च नहीं किया है। तो आप याद रखिएगा हमारे फिनांस मिनिस्टर ने कह दिया है कि 1 जून 2020 के बाद जितने भी 50 करोड़ या उससे ऊपर के टर्नओवर की कंपनी है उन सभी को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर रुपए कार्ड की फैसिलिटी पेमेंट के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष इस्टेब्लिश की गई थी। तो जिस वर्ष आपकी नाबार्ड इस्टेब्लिश की गई थी आपको याद ही है, 12 जुलाई 1982 में आपकी नाबार्ड स्थापित की गई थी। और जनवरी 1982 में हमारी एक्सिम बैंक स्थापित की गई थी। तो आप देखिए रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। एक्सिम बैंक 1982 में स्थापित की गई थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक एक्ट 1981 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, कोई इनिशियल कैपिटल नहीं और कोई इसके हेड नहीं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।